हेलो एंड वेलकम बैक टू गोएस प्रो। माय नेम इज ऋषिकेश और आज हम देखने वाले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। आज हम जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, फ़ोन, टेलीविज़न, इन सब चीज़ों के पीछे कौन है इनके इन्वेंटर, क्या थे इसके पीछे की स्टोरी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको गोएस प्रो के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको जॉब नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप नोटिफिकेशन और फ्री कोर्सेज की जानकारी के फ्री वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ गोएस प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एलन टर्निंग का। एलन टर्निंग एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लॉजिशियन थे, क्रिप्ट एनालिस्ट थे, फिलोसोफर थे और उसी के साथ बायोलॉजिस्ट भी थे। एलन टर्निंग एक बहुत जीनियस इंसान थे जो कि अपने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की स्किल से इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन किया था। एलन टर्निंग ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एनिग्मा मशीन के जो कोड्स रहते थे वो डिकोड किए थे। एनिग्मा मशीन एक मैसेज सेंडिंग का मशीन रहता था जिसके यूज करके जर्मन नेवी अपना मैसेज पास करते थे, लेकिन ये जो मैसेज होता था वो एनक्रिप्टेड वर्जन में आता था। तो इसके वजह से अमेरिकन जो नेवी थी या अमेरिकन जो आर्मी थी उसका बहुत नुकसान होता था। लेकिन एलन टर्निंग ने ये एन्क्रिप्शन कोड बदल के या फिर ये एन्क्रिप्शन कोड डिकोड करके बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित कर दिया था अमेरिका के लिए। इसका मदद से जब जर्मन नेवी या फिर जर्मन आर्मी जब भी अटैक करने जाती थी, यूएस नेवी या फिर यूएस आर्मी पहले ही उस जगह पे मौजूद होती थी और उस जर्मन आर्मी को हरा देती थी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज अमेरिकन आर्मी को गया था और इसका सारा जो श्रेय था वो एलन टर्निंग को गया था। अगर आपको एलन टर्निंग के बारे में और जानना है तो इनके ऊपर बनी हुई एक मूवी द इमिटेशन गेम जरूर देखिए। अगर आपको एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन या फिर क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस मूवी को देखिए। इस मूवी में एलन टर्निंग की लाइफ में जो पर्सनल चैलेंजेस आए और किस तरीके से इन्होंने एनिग्मा मशीन के जो कोड्स थे वो डिकोड किए, ये सारा कंप्लीट बताया गया है। तो प्लीज अगर आपको इनके बारे में जानना होगा तो प्लीज मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद 1950s में आया टाइम पंच कार्ड्स का। पंच कार्ड एक सिंपली कार्ड होता था जिसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स लिख दिए जाते थे। पंच कार्ड बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, जिसके ऊपर जो भी डेटा स्टोर करना होता था वहां पे अगर आपको जो भी नंबर स्टोर करना है वहां पे पंचिंग मशीन से एक होल क्रिएट कर दिया जाता था उस नंबर के लाइन पे और जिसका यूज करके ये डेटा स्टोरेज कर दिया जाता था। लेकिन पंचिंग कार्ड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि अगर पंचिंग कार्ड का कोई स्टैक गिर जाता है और सीक्वेंस जो है वो बदल जाता है तो जितने भी कार्ड का सीक्वेंस जो बदल जाता है वो कार्ड किसी काम के नहीं रहते। और पंचिंग कार्ड्स जो थे वो पेपर के होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे, जैसे कि पानी गिर जाना और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन इसके बाद 1970s में आया टाइम वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करके उसमें डेटा स्टोर कर लिया जाने लगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जो टेक्नोलॉजी थी या फिर ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो बहुत रोबस्ट नहीं थे। कभी कभी इनमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाया करता था, ये गिरने से फूट भी जाया करते थे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स ने भी बहुत मदद की डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन इसके बाद हार्वर्ड के कुछ इंजीनियर्स ने हार्वर्ड मार्क टू नाम का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर यूज किया और जो भी ये वैक्यूम ट्यूब्स के ड्रॉबैक्स थे उसको सॉल्व करने का एक अच्छा ट्राई किया। इस मशीन का यूज करके फिर डेटा स्टोर होने लगा और बहुत दिनों तक इस मशीन का यूज किया गया। लेकिन इसके बाद एनिग्मा मशीन का जो था वो एक बहुत बड़ा वर्जन बनाया गया। एनिग्मा मशीन जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के, ये वही एनिग्मा मशीन था, लेकिन अब इस एनिग्मा मशीन में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया था। बहुत सारे इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने मिलकर इस एनिग्मा मशीन को इतना बड़ा बनाया था कि इसका जो एरिया था वो 1800 स्क्वायर फीट में बना था। और इस जो एनिग्मा मशीन था, इस मशीन में 17,000 तक जो थे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। लेकिन इस मशीन का फिर भी ज्यादा यूज नहीं हो पाता था, इसमें सिर्फ जनरल जो कैलकुलेशन होते थे वो इसमें हो सकते थे। इसके बाद एडमिरल ग्रीव्स हॉपर ने एक दुनिया का सबसे पहला कंपाइलर इन्वेंशन करके बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित किया।
कंपाइलर के यूज से अब जो कोडर्स थे या फिर जो डेवलपर्स थे वो नए नए कोड्स बना के बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर सकते थे। और इसी के साथ इसी पीरियड में कुछ बहुत बड़े इन्वेंशन हुए, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव का जो इन्वेंशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव ने वो सारी चीजें अब बदल दी थी। इसी के साथ में जो माइक्रो प्रोसेसर का जो था वो इन्वेंशन हुआ। इसी दौरान इंटेल और आईबीएम जैसी बहुत बड़ी कंपनीज आई थी, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। और इन सब चीजों का यूज करके जेरोक्स कंपनी ने अल्टो नाम का एक कंप्यूटर 1976 में यूज किया गया। इस कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जीयूआई का इंट्रोडक्शन किया गया था। इससे पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनमें आइकॉन्स, माउस या फिर विंडोज जैसी कंसेप्ट नहीं रहती थी, लेकिन ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कि आइकॉन्स रहते थे, विंडोज रहते थे और माउस का भी यूज किया जाता था। और इसके बाद आया एक बहुत बड़ा इन्वेंशन, जहां पे स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल पहले सिर्फ एक कंप्यूटर कंपनी था, क्योंकि जब एप्पल फाउंड हुआ तो सिर्फ कंप्यूटर ही बना करते थे, इसीलिए इन्होंने नाम दिया था एप्पल कंप्यूटर्स। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एप्पल वन नाम का एक कंप्यूटर बनाया था, जो कि उस टाइम का बहुत एडवांस कंप्यूटर था। लेकिन गेम चेंजिंग टाइम तब आया जब एप्पल टू लॉन्च हुआ। एप्पल टू एक इस दुनिया का सबसे बढ़िया कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर नियरली 2 डेकेड यानी कि 20 साल तक बिका था, और इस कंप्यूटर से बहुत बढ़िया जो सेल था और एप्पल कंपनी का नाम भी था वो ग्रो हुआ था। इसी टाइम में आईबीएम ने जो है वो अपना पर्सनल होम कंप्यूटर था वो लॉन्च किया 1980s में। इस कंप्यूटर की एक खास बात ऐसी थी कि इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस, और इसी के साथ एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि आज की एक बहुत बड़ी कंपनी है। एमएस डॉस में जो खासियत थी वो ये थी कि जिसका जो जीयूआई था वो बहुत यूजर फ्रेंडली था और यूज करने के लिए भी बहुत इजी था। लेकिन इस डील में आईबीएम से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। आईबीएम ने इस डील में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया था कि जो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो सिर्फ आईबीएम के ही कंप्यूटर्स में रहेगा, और इसी के साथ जो अदर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बेचना शुरू कर दिया, और ये जो मिस्टेक थी वो आईबीएम को आज तक बहुत महंगी पड़ रही है। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक नया वर्जन देखने को मिला, जहाँ पे विंडोज नाम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्वेंट की गई, और आज भी ये इन्वेंट की गई विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कई वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम टाइम से थोड़ा पीछे जाए तो 1970s और 80s के टाइम पे जब अमेरिका में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे अटारी कंपनी ने अपना आर्चिड नाम का एक छोटा सा गेम सेट बनाया था। और जब ये गेम सेट छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक भी यूज किया जाने लगा, तब सभी को पता चल गया था कि जो कंप्यूटर्स है वो सिर्फ इन्वेंशन या फिर रिसर्च लाइब्रेरी में नहीं यूज किए जा सकते, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और वहां पे जो कंप्यूटर्स थे वो सभी लोग यूज करना शुरू कर। और इसके बाद नोकिया ने लेट 90s में अपना हैंडसेट फोन जो था वो लॉन्च किया, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का भी स्टार्ट कर दिया था। इसी टाइम में यूनिक्स नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने बनाई थी, जो कि एक ओपन सोर्स फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जो कि आज बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटर इंजीनियर्स या फिर कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जिसका कि बहुत बड़ा फायदा था जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी हुआ। तो यही वो लोग थे, यही वो इन्वेंशंस थे जो जिनकी वजह से आज हम हमारे जो डिवाइसेस है, जो स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स, टीवी, ये सारी चीजें हम यूज कर पा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आज हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें इतनी इजी हो गई है। तो ये वीडियो में मैं सारे नाम को कवर नहीं कर पाया, सारे जो इन्वेंशंस थे उन्हें कवर नहीं कर पाया, लेकिन ये जो की पॉइंट्स थे इस वीडियो के ये यही थे कि बहुत सारे लोगों ने हमारी लाइफ इजी बनाने के लिए उनकी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी, और इन्हीं जीनियस की वजह से आज हमारी जो लाइफ है वो इतनी इजी हो रही है। तो इनको
थैंक यू बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बताइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और गो एस प्रो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।